हेलो मेरे जवान। हेलो मेरे जवान। जब हम एस्टेट के एग्जाम का जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन का जब हम अवलोकन किए तो ऐसा हमें लगा कि एस्टेट के एग्जाम का शायद कोई सिलेबस नहीं निर्धारित किया गया है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि एस्टेट के एग्जाम में हम जब देखे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें एंशियंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेडाइवल से क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है और 9th एवं 10th क्लास से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री का। तो मेरा अपना मानना है कि एस्टेट के एग्जाम को फतह करने के लिए संपूर्ण इतिहास का अध्ययन जरूरी है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म की धरती पर 8 अगस्त से 8 अगस्त से एस्टेट के डिस्कशन का बैच लाया जा रहा है। या इसको समझें, हिस्ट्री जो है इसमें 500 क्वेश्चन रहेंगे टॉपिक्स वाइज। 500 क्वेश्चन रहेंगे हिस्ट्री का टॉपिक्स वाइज और 500 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। डिस्कशन इस तरह से कराया जाएगा ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। लेकिन मेरा डिस्कशन है थोड़ा लॉन्ग में होता है। 500 प्लस क्वेश्चन दिया गया है तो 500 कराएंगे ही, लेकिन इतिहास का सिलेबस काफी ब्रॉड है तो 500 से अधिक प्रश्न होना स्वाभाविक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह बैच स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से और इसका ड्यूरेशन है 20 डे, मैं 20 डेज, यानी 20 दिन तक ये डिस्कशन चलेगा और टाइम इसका है 1 PM से लेकर 2 PM, मंडे टू संडे। रही बात हमारी, तो हम आपके लिए आज 25 क्वेश्चन लाए हैं एस्टेट के लिए। हो सकता है यह 25 क्वेश्चन कहीं आपके तकदीर का फैसला न कर दे। तो इस प्रकार हम प्रश्न पर आते हैं। देखें, जहां तक सवाल है नंबर 1 का, अजात शत्रु प्रारंभ में किस धर्म को मानने वाला था? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके गद्दी बैठा था। जब अजात शत्रु गद्दी पर बैठा तो उसके राज्याभिषेक में भारत के सारे छोटे बड़े राजा शामिल हुए थे। राजपुरोहित ने कहा कि अजात शत्रु राज्याभिषेक की परंपरा है, अपने जुआ से अपने पिता का नाम लीजिए। जैसे अजात शत्रु ने कहा कि मेरे पिता का नाम बिंबिसार था, उसे बचपन की वह बातें याद आने लगी कि किस प्रकार उसके पिता उसे गोद में खिलाते थे, उसकी छोटी छोटी आवश्यकता को पूरा करते थे। अजातशत्रु इतना भावुक हो गया कि मगध की धरती से तलवार को खींचते हुए चीखने लगा, अरे देवदत्त तुम भाग कर कहां जाएगा? अरे देवदत्त भाग कर कहां जाएगा? अरे मगध के सीने में इतनी ताकत नहीं तुम्हें पनाह दे, ये आसमान भी अगर पनाह देने का प्रयास करेगा इसमें भी हम आग लगा देंगे। इस प्रकार खून से लटपट, तलवार से चूता हुआ खून टप 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 अजातशत्रु जब मगध की धरती पर दौड़ रहा था, सामने महात्मा बुद्ध आ गए। महात्मा बुद्ध बोले, रुक जाओ अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कहा, बुद्ध उपदेश किसी और को देना, वरना चलाएंगे तलवार, खामोश कर देंगे जिंदगी। इस प्रकार महात्मा बुद्ध डरते हुए अजातशत्रु करीब आए, उसके बाल को 2 बार सहलाए कि अजातशत्रु रोने लगा। रोते हुए कहा कि बुद्ध आप दुनिया को उपदेश देते हैं, आप अपने भाई को उपदेश नहीं देते। आपका भाई देवदत्त ने हमें भड़काया जिसके कारण मैंने अपने पिता की हत्या कर दी। बुद्ध आज मेरा आंख नहीं रोता है, शरीर का हर एक भाग रोता है, मन करता है मैं इस नाखून से मगध के सीने को चीर दूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए अजातशत्रु को बोले, अजातशत्रु यह बात सही है, देवदत्त मेरा भाई है, लेकिन यह भी बात सही है देवदत्त के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। यही वक्त था, अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आकर वह बौद्ध धर्म को मानने वाला हो गया। मेरे जवान, जी हाँ, ये आवाज है प्लेटफॉर्म की सरजमी से शहंशाह पंकज मिश्रा की। होगी इतिहास की बारिश जिसमें भीगेंगे आप, भीगेंगे हम, देखेगी सारी दुनिया। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं, इस प्लेटफॉर्म की सरजमी से पूछो, यहाँ की इमारतों से पूछो, यहाँ की वादियों से पूछो, यहाँ की तन्हाइयों से पूछो, यहाँ की फिजाओं से पूछो। जहां भी टच करोगे एक ही नाम निकलेगा, शहंशाह 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 शहंशाह। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 की जब बात करते हैं, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। हुआ यह था 325 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर जब भारत से वापस जाने लगा तो ये अंधेरी शाम धीरे धीरे
धीरे अंधेरी रात में तब्दील हो रही थी, तो आसमान कड़क रही थी, रिमझिम रिमझिम बारिशें हो रही थी, काली रात शोर मचा रही थी, तन्हाइयां खामोशी से सितारों कुछ कहने जा रही थी। सिकंदर को लग गई भूख। वह दौड़ कर एक घर गया और घर के दरवाजे को 3 बार नॉक किया। खट खट खट। उस घर से निकली एक महिला, वृद्ध महिला। वह सिकंदर को देखते ही रोने लगी और सिकंदर कहा कि माँ हमें खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। वह वृद्ध महिला रोते हुए घर से थाली लाई, अपने शरीर का सारा जेवरात खोलकर थाली में रख दी। बोली, बेटा बेटा तुम हमें माँ कहा है हमको, इसलिए खाओ। सिकंदर कहा, हम इंसान हैं, रोटी या चावल खाएंगे, सोना कैसे खाएंगे? वह वृद्ध महिला बोली, नहीं बेटा, अगर तुम्हें रोटी और चावल चाहिए थी तो रोटी और चावल के लिए इतना खून बहाने की आवश्यकता नहीं थी। तुम बहुत खून बहाया है, तुम सोना खाओ। सिकंदर कहा कि एक बात पूछें, बचपन में हम अपनी माँ का चेहरा नहीं देखे। जब हम किसी को माँ माँ कहते हुए देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है काश हमारी माँ होती, तो हम उसे पकड़ लेते और भर रात भर दिन कहते रहते, माँ माँ माँ। आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता। जैसे मैं आपको देखा मेरे मुंह से निकल गया माँ माँ। हम तो आपको कुछ नहीं कहे, आप हमको देखकर रोने क्यों लग गए? वृद्ध महिला बोली कि बेटा तुम्हें ये पूछना चाहिए था हम तुमको खाने के लिए क्यों दिए। का क्यों? जैसे तुम बोला ना कि माँ भूख लग गई कुछ खाने के लिए दो, तो हमें अपने बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा इसी तरह से खाना मांगता था। सिकंदर का आपका बेटा कहाँ है? सिकंदर, मेरा बेटा बहुत दूरी पर चला गया। सिकंदर का उस जगह का नाम बताइए, हम ला देते हैं। नहीं सिकंदर, तुम नहीं ला सकते, किसी ने हमारे बेटे को अभी अभी मार दिया। सिकंदर कहा कि आपके बेटे को मार दिया? आपके सामने सिकंदर खड़ा है, वह कौन है उसका नाम बताइए, वरना उसको खामोश कर देंगे। वृद्ध महिला बोली कि हम जिसका नाम बताएंगे तुम उसे खामोश कर देगा? हाँ कर देंगे हम। सिकंदर, वो तुम हो। सिकंदर, इस तलवार से जो खून टपक रही है, इस तलवार से पूछो किस माँ के बेटे का है। यह मेरे बेटे का है, इसे आहिस्ता टपकने दो, कहीं चोट ना लग जाए। सिकंदर कहा कि इस तलवार से टपकता हुआ खून आपके बेटे का है? हाँ सिकंदर, हम खाना खा रहे थे, हमें प्यास लग गई, हम अपने बेटे को बोले कि हमें एक गिलास पानी दो। जब वह पानी लाने के लिए जैसे गेट खोला, तुम चलाया तलवार, वो चिल्लाया माँ। जैसे मैं दौड़ कर आई तो मेरे बेटे का कटा हुआ सर तरफ रहा था। सिकंदर, तुम बताओ, तुम कहते थे कि हम माँ कहने के लिए तरस रहे हैं, अब हम बेटा रहते हुए बेटा के लिए तरसेंगे, किसको बेटा कहेंगे? सिकंदर, तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में एक लप्पड़ लगाकर इतना भी नहीं बताई कि बेटा पूरे दुनिया भी जीत लेगा तो क्या होगा, खाएगा रोटी या चावल ही ना? तुम्हारी माँ इतना भी नहीं बताई एक लप्पड़ लगाकर, बेटा पूरे दुनिया जीत लेगा तो क्या होगा? जब तुम मरेगा तो तुम्हारे साथ सारी दुनिया नहीं जाएगी, ये पूरी धरती तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हें मां 3.5 फीट जमीन ही नसीब होगी जहां पर तुम्हें दफनाया जाएगा। सिकंदर कहा, इस तलवार से चूता हुआ खून आपके बेटे का है? वृद्ध महिला बोली, हाँ मेरे बेटे का। सिकंदर सर पीटते हुए कहा, काश बचपन में हमारी माँ एक लप्पड़ लगाकर हमें कही होती, बेटा विश्व विजेता बनना तलवार के बल पर नहीं, बेटा विश्व विजेता बनना तलवार के बल पर नहीं, बेटा विश्व विजेता बनना मोहब्बत के बल पर, मोहब्बत के बल पर, मोहब्बत के बल पर। शायद इस तलवार से किसी माँ का बेटा नहीं मारा जाता। इसके बाद सिकंदर अपने राजशाही पोशाक को फाड़ कर फेंक दिया, पांव में सोने का जूता था खोल कर हटा दिया और पैदल भारत से जाने लगा। पीछे पीछे उसका सेनापति चल रहा था। सिकंदर बेबीलोन पहुंचा और वहां पर बीमार पड़ गया। अपने सेनापति को बुलाकर कहा, सुनो, जब हमारी मौत हो जाए तो रंथी पर से मेरा दोनों हाथ निकाल देना, ताकि दुनिया वाले समझ सके इंसान आता है खाली हाथ और जाता है खाली हाथ। हर इंसान को मालूम है, तो फिर किसी माँ के बेटे को क्यों मारता? जिस रास्ते से हमारी लाश ले जाना, उस रास्ते को हीरा मोती सोना चांदी से भर देना, ताकि दुनिया वाले समझ सके जिस धन दौलत के लिए हम खून बहाते हैं वह धन दौलत मेरे साथ नहीं जाता, तो फिर हम किसी माँ के बेटे को क्यों मारते? हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि अभी संसार में दूसरा सिकंदर जन्म ना ले। इस प्रकार सिकंदर की मौत बेबीलोन में हुई थी और यह स्थान वर्तमान समय में इराक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य सर्वप्रथम किस प्रदेश को जीता था? इसका सही आंसर है पंजाब। चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात करते हैं तो जब ज्ञान समाप्ति हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को कहा कि दुनिया वाले कहते हैं कि ज्ञान समाप्ति के बाद गुरु कुछ देना चाहिए, इससे ज्ञान बढ़ना चाहिए।
ज्ञान समाप्ति के बाद गुरु कुछ देना चाहिए, इससे ज्ञान बढ़ता है। हे गुरु, आप ही थे जो हमारी जिंदगी को बदल दिए। अगर आप नहीं मिलते, शायद हमारी जिंदगी कहाँ की होती। पूरी जिंदगी मैं आपके चरणों में गुजार दूं, फिर भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? अचानक भावुक हो गया। कहा, इतना वक्त बीत गया, हमें पता नहीं चला। जानता है चंद्रगुप्त मौर्य, जब तुम्हें हम तक्षशिला विश्वविद्यालय ला रहे थे, तो थोड़ी दूर चलने के बाद तुम शायद थक गए थे और हम तुम्हें कंधा को उठा लिए। तुम शहंशाह, तुम बोला हमें, ए परदेसी, हमें नीचे रखो। शहंशाह किसी सहारे का मुमताज नहीं। उस समय हमें लगा इसमें कुछ ताकत है, लेकिन अगर हम गुरु दक्षिणा नहीं लेते हैं तो तुम्हारी ज्ञान पूर्ण नहीं होगी। चलो आज क्या मांगे? चंद्रगुप्त मौर्य का जो मांग लीजिए। तुम्हें मालूम है मैं ब्राह्मण हूं। चंद्रगुप्त मौर्य कहा, हाँ। तो तुम्हें मालूम है ब्राह्मण टीकी नहीं खोलता? कहा, हाँ। तो तुम्हें यह भी मालूम होगा ब्राह्मण तब टीकी खोलता है जब कोई उसका अपमान करता है। तो तुम कभी हमसे क्यों नहीं पूछा, गुरु आपका टीकी क्यों खुला हुआ है? आपका अपमान किसने किया? यह सुनते ही चंद्रगुप्त मौर्य का, नहीं, उसका नाम बताइए वरना इस धरती में आग लगा देंगे। चाणक्य का, सुन लो सुन लो चंद्रगुप्त मौर्य, जो योद्धा होता है जोश में भी होश नहीं खोता। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का बात नहीं बना और मगध की धरती का दिया अटैक, और चंद्रगुप्त मौर्य की बुरी तरह से पराजय हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध की धरती पर भटक रहा था अंधेरी रात में मगध की गलियों में, तो एक माँ अपने बच्चे को खाने के लिए रोटी दी। रोटी गर्म थी और वो बच्चा रोटी को बीच से तोड़ दिया, इसलिए हाथ जल गया। चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी माँ चीखते हुए बोले, तुम्हें मालूम नहीं, गर्म चीज को बीच से नहीं बगल से तोड़ते हुए तुम बीच में आते तो हाथ नहीं जलते। यह बात चंद्रगुप्त मौर्य सुन लिया। कहा, अरे रे, ये मगध गरम रोटी के समान है, डायरेक्ट मगध के केंद्र में आक्रमण किया, इसलिए हमारी हाथ जल गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य लौट गया और अपनी सेना को फिर से गठित किया, उसे मजबूत स्वरूप दिया, और इसके बाद वह सर्वप्रथम पंजाब को जीता, इसके बाद वह सिंध को जीता, इसके बाद मगध की धरती पर कहा अटैक। यह आक्रमण इतनी खतरनाक हो गए कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद और सेना लेकर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों आमने सामने आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य चीखते हुए कहा, घनानंद, मेरे नजर के सामने दूर हट जाओ। आज मगध की सीने में इतनी ताकत नहीं तुम्हें पनाह दे। अगर यह आसमान भी पनाह देने का प्रयास करेगा तो इसमें भी हम आग लगा देंगे। घनानंद का, चंद्रगुप्त मौर्य, अरे तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, तुम्हें भी मौत का पम्मी भी नहीं आया। अरे तलवार उठा लेने से कोई योद्धा नहीं होता। चंद्रगुप्त मौर्य का, घनानंद, याद रखना, योद्धा की पहचान उम्र से नहीं तलवार की खनक से होती है। यह कहकर चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को रथ से खींचकर उठाकर पटक दिया और दोनों में तलवार युद्ध होने लगी। चारों तरफ से सेना घेरे हुए थे। ये तलवार की खनक सुनकर ना जाने मगध की धरती कहां पिघलना चाहती थी, कहां छुपना चाहती थी। युद्ध होते 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 एक वक्त ऐसा आया, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मार दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मारकर गद्दी पर बैठा और जिस राजवंश की स्थापना की प्राचीन भारत के इतिहास में हम उसे मौर्य राजवंश के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी बैठने के बाद चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य को इतिहास में हम कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर होगा 8वें वर्ष। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की धरती पर कहा अटैक। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उस समय कलिंग का राजा नंदराज नामक व्यक्ति था। इस आक्रमण में अशोक पागल सा हो गया, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार। जब अशोक तलवार चलाना शुरू किया तो ना जाने सूरज कई बार उगा और कई बार सूरज डूबा। अशोक का तलवार रुका नहीं। एक वक्त ऐसा आया कि कलिंग की सारी महिलाएं हाथ में तलवार लेकर अशोक के सामने खड़ी हो गई और चीखते हुए बोली, अशोक, कलिंग की धरती पर एक कदम आगे तभी बढ़ सकता है जब तुम मेरे साथ युद्ध करेगा। इस प्रकार कलिंग की धरती पर चूड़ियों एवं पायलों की आवाज सुनकर अशोक आंख खोला, चीखते हुए कहा, सेनापति, सेनापति, ये कलिंग का मर्द कहां छुप गया जो महिलाओं को हमसे युद्ध करने के लिए भेज दिया है? कह दो यहाँ के मर्द को 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं निकला तो लो मैं कलिंग की धरती में आग लगाता हूं। उसका सेनापति कहा कि नहीं नहीं नहीं, अनर्थ हो जाएगा और कलिंग की धरती पर कोई मर्द बचा ही नहीं।
इसलिए यहाँ की महिलाएं अपनी सम्मान की रक्षा के लिए तलवार उठा ली हैं। आप क्या आदेश देते हैं? था एक भी मर्द नहीं बचा, का एक भी मर्द नहीं बचा। घोड़े की लगाम थामकर जैसे अशोक धरती पर उतरा तो उसकी दोनों पांव युद्ध भूमि में फंस गए। अशोक के दोनों पांव युद्ध भूमि में फंस गए। अशोक चीखते हुए कहा, इतनी बारिश कब हुई? तुम्हें बताया क्यों नहीं? कहा, बारिश नहीं, आपने कलिंग की धरती पर इतना खून बहा दिया है, खून से यहाँ की धरती का रंग दलदल हो गया और यहाँ की धरती का रंग लाल हो गया। जब आप देखिए तो देखता है अशोक तो कलिंग की धरती पर खून ही खून, लाशें ही लाशें। इस प्रकार कलिंग की धरती पर बच्चे की रोने की आवाज, वृद्ध के चीखने की आवाज, महिलाओं के कुहरने की आवाज से कलिंग की धरती ने आसमान कर रही थी, खुदा की कसम अशोक रुक जाओ। इस दृश्य को देखकर अशोक रोने लगा। घोड़े पर सवार होकर जब कलिंग की धरती पर घोड़ा दौड़ाने लगा तो न जाने कलिंग की धरती कहां छुपना चाहती थी। अशोक अपने महल आया और गेट के सामने खड़ा होकर कहा, अरे महल में कोई है? गेट खोलो। अशोक के खून से भींगे हुए बाल और तलवार से चूता हुआ खून टप टप टप, पलकों पर जो खून के छींटे पड़े थे वो तो अभी सूखे हुए भी नहीं थे। अशोक की भयानक चेहरा देखकर अशोक की रानियां और राज परिवार के सारे लोग महल को छोड़कर भाग गए। रात के 12 बजे जब अशोक को अकेलापन डसने लगा तो वह आया पहाड़ के नीचे और अपने छोटे भाई बिग अशोक को चिल्लाते हुए कहा, बिग अशोक कहाँ है? बिग अशोक जो एक बच्चा था जो सन्यासी हो गया, वह गिरते पड़ते पहाड़ से नीचे निकला। कहा, भैया आपने कितना खून बहा दिया, पूरा केस आपका खून से लाल हो गया है। अशोक कहा, जब दुनिया हमसे प्रश्न करती है तो हमें पसंद नहीं आता। भाई तू मेरे साथ महल चलो, आज रात बिता दो, हम बहुत अकेला हैं। उसका भाई बिग अशोक डांटते हुए कहा था, आप इस सिंहासन के लिए 99 भाइयों की हत्या की थी, जाइए, सन्यासी किसी का भाई नहीं होता। रोता हुआ अशोक घोड़े पर बैठ गया। कहा, बिग अशोक इधर आओ। बिग अशोक, अगर दुनिया में कोई गरीब है तो हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं होता, क्योंकि आज हमें अपना कहने वाला कोई नहीं। और अशोक रोते हुए मगध की धरती पर आया, यानी मौर्य साम्राज्य की धरती पर आया और मौर्य साम्राज्य की धरती पर अंधेरी रात में चीखते हुए हाथ में तलवार लेकर आसमान की ओर देखा और कहा, सुन लो संसार की राजा, सुन लो संसार के राजा, अगर कोई राजा मेरे राज पर आक्रमण नहीं करता तो इसके बाद अशोक तलवार नहीं उठाएगा, ये हमारी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अशोक तलवार नीचे रख दिया। इस प्रकार कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हर्षवर्धन अपनी बहन का पता किस बौद्ध भिक्षु की सहायता से लगाया था? इसका सही आंसर है बी, दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन का पता लगाया। बात यह है, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी बैठा था। जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, अपनी बहन राजश्री का पता लगाना। वह जंगल जंगल भटक रहा था और वह गर्मी का मौसम और सड़क पर गिर गया। उसी रास्ते से बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र आ रहा था। उसी रास्ते से जब बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र आ रहा था तो हर्ष को होश में लाया। कहा, क्या बात है? हर्षवर्धन ने कहा कि हम अपनी बहन को खोज रहे हैं। तुम्हारी बहन देखने में कैसी है? हमारी बहन देखने में ऐसी है, मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई। अरे रे, वह तो बिंदवन में लकड़ी में आग लगाकर वह सती हो गई होगी। हर्ष मत जाओ, लेट हो गया। यह सुनते ही हर्ष आया, गिरते पड़ते तो देखता कि उसकी बहन राजश्री अब अग्नि में कूदने ही वाली है। हर्ष चिल्लाकर कहा कि मेरी बहन राजश्री रुक जाओ। एक बात तो है, बहन लाख मुसीबत में क्यों ना हो, अपनी भाई की आवाज सुनकर एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखेगी। जैसे राजश्री पीछे मुड़कर देखी, हर्ष आ गया और अपनी बहन को पकड़ लिया। उसकी बहन रोते हुए बोली कि भैया हमें अग्नि में जलकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर देने दीजिए, ये जिंदगी किस काम की? अब किसके सहारे जिंदा रहेंगे? हर्ष अपनी बहन को रोते हुए देखकर रोने लगा और कहा कि हमारी बात को सुन लो। पिता की मौत हो गई, दुश्मनों ने मेरे भाई की हत्या कर दी, बहनोई की हत्या कर दी, और तुम भी जिंदगी समाप्त कर दोगे तो तुम ही बताओ तुम्हारे भाई किसके सहारे जिंदा रहेगा? यह सुनते ही राजश्री हर्ष की सीने में सटकर रोने लगी और हर्ष अपनी बहन को कंधा पर उठाकर कन्नौज आया। रात के 12 बजे कन्नौज की धरती पर हुई मीटिंग और मीटिंग में यह निर्धारित किया गया कि कन्नौज की गद्दी पर हर्ष स्वयं बैठे, क्योंकि राजश्री का कोई संतान नहीं था। हर्ष कन्नौज की गद्दी पर स्वयं नहीं बैठकर अपनी बहन राजश्री को बैठा दिया और उसे प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज लाया और कन्नौज की धरती को छूकर कसम खाया, मैं इस संसार से गौर विहीन न कर दूं, मैं इस संसार से गौर विहीन न कर दूं, सारे राजाओं के पांव में बैरी पहनाकर प्रतिध्वनित न कर दूं,
तो एक कीड़े के समान मैं अपने आप को अग्नि में झोंक दूंगा, ये हर्ष की प्रतिज्ञा है। बातचीत के क्रम को आगे तो बढ़ाते, लेकिन समय इजाजत नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोल आक्रमण के दबाने के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक जफर खान मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंभों वाले महल का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। इसे कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने शुद्ध इस्लामी शैली में जमात खान नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। यह भारत की पहली मस्जिद है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 7, बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने किस चित्रकार का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर है बी, बिहजाद। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी है उसे हम इतिहास में तुझके बाबरी के नाम जानते हैं। तुझके बाबरी को इतिहास में हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार बाबर अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने चित्रकार बिहजाद का उल्लेख किया है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का भी उल्लेख किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के जलवायु, मौसम एवं बाग बगीचों का भी उल्लेख किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाग बगीचे में बहते हुए जल का भी उल्लेख किया है। बाबर को बाग बगीचे का काफी शौक था, इसलिए बाबर को वनों का राजकुमार एवं मालियों का मुकुट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं चित्तौड़ की किस रानी को अपना बहन मानता था? इसका सही आंसर है 8 का बी, कर्णवती। बात यह थी कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ की धरती का घेरा डाल दिया और वक्त था रक्षाबंधन जैसे त्योहार का। हर बहना अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर यही सोचती होगी कि दुख के समय में मेरा भाई मेरा साथ देगा। ऐसे पावन एवं पवित्र अवसर पर गुजरात के शासक बहादुर शाह जब चित्तौड़ की धरती का घेरा डाला तो वहां की रानी कर्णवती रोते हुए राखी लाई, एक चिट्ठी लिखकर चिट्ठी में राखी डाल दी और हुमायूं को भेजवा दी। संजोग से वह चिट्ठी समय पर हुमायूं को मिल गया। हुमायूं चिट्ठी जैसे खोला तो देखा राखी। राखी को ऐसे उठाकर हुमायूं हंसने लगा। हंसने इसलिए लगा कि उस समय तक उसे राखी की महत्ता के बारे में जानकारी नहीं थी। चिट्ठी पढ़ा तो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मेरे भाई हुमायूं, पहले राखी को कलाई में बांधो, उसके बाद चिट्ठी पढ़ो। तब हुमायूं जब चिट्ठी पढ़ता है, जैसे राखी को कलाई पर बांधता है तो उसको लगता है कोई हमें पुकार रहा है। चिट्ठी पढ़ता है तो उस पर लिखा हुआ है कि हुमायूं और भाई बहन के रिश्ता को जानने के लिए खून की रिश्ता का होना आवश्यक नहीं, एक छोटी सी एहसास ही काफी है। हुमायूं तो मुसलमान है, मैं राजपूत हूं, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानती। गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ की धरती का घेरा डाल दिया है। अगर समय पर तुम नहीं आया तुम्हारी बहन की सम्मान की धज्जी हो जाएगी। यह पत्र पढ़कर हुमायूं रोने लगा। रोने इसलिए लग गया क्योंकि उस समय हुमायूं की सेना व्यवस्थित नहीं थी और बहन की सम्मान बचाने की गुहार हुमायूं को झकझोर रही थी। जितने ही हुमायूं पास सेना थे वह लेकर हुमायूं चित्तौड़ की धरती पर आ गया और चीखते हुए कहा कि गुजरात का शासक बहादुर शाह, जिस चित्तौड़ की धरती का घेरा डाला है वहां की रानी कर्णवती हमारी बहना है। अगर हमारी बहना की सम्मान पर थोड़ी सी भी आंच आई तो खुदा की कसम गुजरात की धरती पर लाशें गिर जाएंगी। और हुमायूं के आते ही गुजरात का शासक बहादुर शाह डरकर भाग गया। चित्तौड़ की रानी कर्णवती रोते हुए आई, हुमायूं के गले लगकर रोते हुए बोली कि अगले जन्म मेरा तुम बड़ा भाई बनकर जन्म लेना। हुमायूं कहा क्यों? ताकि मैं तुम्हारे चरण को छू सकूं। हुमायूं इतना भावुक हो गया, वो चित्तौड़ की धरती पर रुकना चाहता था, नहीं रुक पाया क्योंकि क्योंकि हुमायूं की ताकत को चैलेंज दे रहा था शेर शाह सूरी। आगे क्या हुई नेक्स्ट क्वेश्चन में बचाएंगे क्योंकि समय इजाजत नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है सी। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है सी, मानसिंह एवं आसफ खां। हल्दी घाटी के युद्ध, महाराणा प्रताप और जब हल्दी घाटी के युद्ध में जा रहे थे तो उनकी रानी उन्हें टीका की, आरती दिखाई और तलवार उठा करती। महाराणा प्रताप अपनी रानी की दोनों कंधा पकड़ते हुए बोले कि रानी, इस बार मेरे लौटने का इंतजार मत कीजिएगा। महाराणा प्रताप की रानी रोते हुए महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक के पास चली गई और चीखते हुए बोली कि चेतक, तुम्हें हम अपने बेटा की तरह माने हैं। तुम पर सवार होकर मेरा सिंदूर जा रहा है, मेरा पति जा रहा है, मेरा लाश जा रहा है।
देखना इन्हें खोज तक नहीं आना चाहिए। अगर समय पर इन्हें तुम लेकर नहीं आया, मैं इसी दीवार में सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। इस प्रकार महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में जब पहुंचे तो 18 जून 1576 ईस्वी को मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुई, इसे इतिहास में हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम जानते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना से घिर गए और उन पर तलवार की बारिश हो गई। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक नीचे बैठ गया, तलवार ऊपर से गुजर गया। चेतक महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि लेकर भाग गया और महाराणा प्रताप के एक सरदार के करीब आया जिसका नाम था राणा झाला, और उस पांव उठाकर चेतक चीखने लगा। पांव उठाकर जब चेतक चीखने लगा तो महाराणा प्रताप का सरदार चेतक की बात को समझ गया। तुरंत महाराणा प्रताप के मुकुट को छीनकर पहन लिया और मुगल सेना महाराणा प्रताप के सरदार को ही महाराणा प्रताप समझ बैठी और पकड़ के अकबर के पास लाया गया। मुगल सेना चीखते हुए बोली, शहंशाह मेवाड़ के आन बान और शान आपके सामने खड़ा है। अकबर हंसते हुए कहा कि यह महाराणा प्रताप नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश का राजपूत है। अगर महाराणा प्रताप होता तो आसमान में आग लग गई होती, ये या धरती में सुराखें हो गई होती। ये महाराणा प्रताप नहीं है। कहा, अरे महाराणा प्रताप, इसके तलवार को देखिए। अकबर ने कहा, महाराणा प्रताप के तलवार उठा लेने से कोई महाराणा प्रताप नहीं होता, तलवार भांजने की क्वालिटी होनी चाहिए। चेतक महाराणा प्रताप को लेकर जंगल चला गया क्योंकि वहीं पर महाराणा प्रताप का परिवार था। और चेतक महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप की रानी पास जैसे उतारा, महाराणा प्रताप की रानी महाराणा प्रताप का हाल नहीं पूछकर चेतक को बेटा चेतक करके लिपटने लगी और हाथ जैसे बढ़ाई। क्या हुआ चेतक? चेतक रोता हुआ अपना सर महाराणा प्रताप की रानी के हाथ में रख दिया। महाराणा प्रताप की रानी चेतक को सहलाते हुए बोली, अरे चेतक, भूख लग गया, तुम्हें कुछ खाने के लिए लाते हैं। उठो। चेतक 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 कर रही। चेतक आंख खोला ही नहीं, क्योंकि चेतक कई बार जख्मी होकर अपनी जिंदगी तो समाप्त कर दिया, लेकिन महाराणा प्रताप को बचा लिया। महाराणा प्रताप की रानी चीखते हुए बोली कि याद रखना चित्तौड़ की धरती, अगर ये धरती महाराणा प्रताप को याद करती है तो सर्वप्रथम इसे चेतक को याद करना पड़ेगा। इस प्रकार आज भी अंधेरी रात में चित्तौड़ की धरती आसमान को देखकर चेतक 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 कह के रोने लग जाती। महाराणा प्रताप जंगल के खाक छानते रह गए और उन्हें भूख लग गई। एक वक्त ऐसा है, चिल्लाते हुए बोले, रानी मेरे लिए एक रोटी ला दीजिए वरना हम जिंदा नहीं रहेंगे। उनकी रानी नोच कर घास लाई, घास की रोटी बनाई और खाने के लिए दी। जैसे महाराणा प्रताप खाते, एक जंगली बिल्ली आई, रोटी लेकर भाग गई। इस प्रकार जीवन के अंतिम समय में महाराणा प्रताप को घास की रोटी नसीब नहीं हुई, लेकिन मुगल बादशाह अकबर का ख्वाब ख्वाब बनकर रह गया। जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहे, मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किस मुगल बादशाह ने निसार नामक सिक्का चलाया था? इसका सही आंसर है जहांगीर। हुआ यह था कि 1611 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की धरती नवरोज त्योहार मना रही थी और ऐसे समय में जहांगीर नशे की हालत में महल पर खड़ा होकर नवरोज त्योहार का लुत्फ उठा रहा था। तो उसकी निगाहें एक महिला पर टिक गई जिसका नाम था नूरजहां। जहांगीर लड़खड़ाते हुए नूरजहां के पास गया और कहा कि दुनिया तो हमें सलीम के नाम जानती, लेकिन मैं आपको किस नाम से पुकारूं मुझे पता नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपकी निगाहें जहां भी देखती हैं वहां एक रिश्ता कायम कर देती है। इस प्रकार जहांगीर का नूरजहां के साथ लटपट हो गया। इस प्रकार जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां के साथ शादी कर ली। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। जहांगीर ने नूरजहां का नाम एवं आकृति अपने सिक्का पर अंकित कराकर निसार नामक सिक्का चलाया था। क्वेश्चन नंबर 11, टीपू सुल्तान कब युद्ध करते हुए मारा गया था? इसका सही आंसर है 1799। टीपू सुल्तान 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुई थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेज, हैदराबाद के निजाम और मराठों की सम्मिलित सेना ने टीपू सुल्तान के राज पर कह दिया था। टीपू सुल्तान युद्ध करते 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 टीपू सुल्तान की पराजय हो गई। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की दीवारों पर खड़ा होकर कहा, खान दरवाजा खोल, खान दरवाजा खोल, खान। इसलिए टीपू सुल्तान खड़ा था। टीपू सुल्तान को लग रहा था किले के अंदर चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे, फिर उसके पास देखा जाएगा। लेकिन अंग्रेज खान को पैसा देकर पहले खड़े लिए और खान तो किला दरवाजा खोल ही नहीं रहा और तलवारें चल रही है। टीपू सुल्तान की माँ, सारी महिलाएं, टीपू सुल्तान की माँ महल पर खड़ा होकर चीखते हुए बोली, खान तुम नहीं बिकना वरना टीपू मारा जाएगा और मैसूर का सूर्य अस्त हो जाएगा।
बेटा खान दरवाजा खोल, बेटा खान। खान दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। टीपू सुल्तान की माँ बोली, आज सच्चाई बताते हैं खान, तुम मेरा बेटा नहीं है। माँ, तुम 2 दिन का था, कचरा पर फेंका हुआ था, हम तुम्हें उठा कर लाए थे। जो कपड़ा हम टीपू को देते थे वही कपड़ा तुमको देते थे। बीच में मैं सोती थी, एक बगल में टीपू सोता था, दूसरे बगल में तुम सोते थे। और खान, याद है, एक सीने का दूध टीपू पीता था तो दूसरे सीने का दूध तुम पीते थे। आज तुम्हारी माँ दूध का कर्ज मांग रही। खान दरवाजा खोल। खान दरवाजा खोलने से खान इनकार कर दिया और टीपू सुल्तान पर चल गई तलवार की बारिश। टीपू सुल्तान जब किले के नीचे गिरने लगा तो माँ माँ होती है, आगे बढ़कर टीपू सुल्तान की माँ टीपू सुल्तान को पकड़ ले। टीपू सुल्तान खून से लथपथ था। उसकी माँ बोली कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। टीपू सुल्तान का नहीं माँ, नहीं, 100 दिन के 100 दिन के भेड़ की जिंदगी से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12, मिर्जा गालिब ने किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? मिर्जा गालिब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समकालीन थे और बहादुर शाह जफर को ही हम बहादुर शाह दूतिया के नाम जानते हैं। और 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब की जब हम बात करते हैं, इनकी खासियत क्या थी? ये हमेशा नशा में ही रहते थे। कोई इन्हें पैसा देता था, लीजिए दवा कीजिए अपना, आपकी आवश्यकता सारी दुनिया को है, तो कहते थे कि इस कमबख्त के पास इतना समय है जो दवा खाए, उससे अच्छा 2 घूंट पी क्यों नहीं लूं। और सड़क पर बैठकर ही पी रहे थे। और 1857 का विद्रोह हो रही थी, कहते थे वाह क्या खेल हो रहा है। किसी ने कहा खेल नहीं हो रहा, अंग्रेज भारतीय को मार रहे हैं। मार रहे हैं था। मिर्जा गालिब बोले, बाबू मोशाय, 1 रुपया का सिक्का है। कहा नहीं पैसा देंगे, आप जाकर शराब पी लीजिएगा। कहा मैं भारत का बेटा हूँ, इस धरती को छू कर कसम खाता हूँ, मैं पीऊंगा नहीं, एक सिक्का लाओ। वह इंसान सिक्का दिया और उसके बाद मिर्जा गालिब हाथ में सिक्का लेकर बोले भारतीय सेना को, मेरे जवान मेरी ओर देखो। तो सारे भारतीय सेना देखे, अरे मिर्जा गालिब। उसके बाद मिर्जा गालिब बोले, ए मेरे जवान मेरी ओर देखो, रहनुमाओं के अदा पर फिदा है ये दुनिया, रहनुमाओं के अदा पर फिदा है ये दुनिया, बहकते हुए दुनिया को संभालो मेरे यारो। कौन कहता है आसमान में सुराखें नहीं होती, तबीयत से सिक्के उछालो मेरे हालो। क्वेश्चन नंबर 13, लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? लाहौर षड्यंत्र हुआ था 1928 ईस्वी में। और हुआ यह था कि साइमन कमीशन का विरोध लाहौर की धरती पर लाला लाजपत राय कर रहे थे और लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स के आदेश पर लाला लाजपत राय के शरीर पर इस कदर लाठी चलाई गई कि उनकी शरीर की एक एक हड्डी को तोड़ दी गई। भगत सिंह जब लाला लाजपत राय से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए तो लाला लाजपत राय भगत सिंह को रोते हुए बोले कि भगत सिंह, मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के लिए कील बन जाएगी। यह कहकर रोने लगे। भगत सिंह आगे बढ़कर लाला लाजपत राय की आंखों के आंसू को रोक लिए और बोले, जिन लोगों ने मेरे गुरु की आंखों में आंसू दी है, कल का सूरज नहीं देखेगा। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, निकाल अपनी अपनी पिस्टल, चल लाहौर की धरती पर। ये 3 क्रांतिकारी लाहौर की धरती पर जैसे आए तो दिन के 12 बजे लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स जीप पर सवार होकर कहीं जा रहा था। इन तीनों को देखा तो घबरा कर भागने लगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु दिन के 12 बजे लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को खदेड़ कर उसके शरीर पे इतनी गोलियां चलाई कि उसका शरीर पोस्टमार्टम लायक नहीं रहा। भगत सिंह यह कहते हुए चल दिए, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन कर निकला हम मर्दों का टोला। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को कब फांसी की सजा दी गई? इसका सही आंसर है 23 मार्च 1931। बात यह थी, 23 मार्च 1931 की जब हम बात करते हैं तो भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा दी गई। जब भगत सिंह की फांसी की सजा की खबर भारत के अखबारों और मैगजीनों में छाने लगे तो भगत सिंह के पिता ने अंग्रेजी हुकूमत को पत्र लिखते हुए बोले कि अंग्रेजी हुकूमत, मेरे बेटे को फांसी की सजा मत देना। यह बात जब पता चली भगत सिंह को तो भगत सिंह रोते हुए अपने पिता को पत्र लिखे, पिताजी, अंग्रेजी हुकूमत हमें एक बार फांसी सजा देती, मैं इस दर्द को कबूल कर लेता, लेकिन हमारी जिंदगी की भीख बार बार अंग्रेजी सरकार से मांगकर ना जाने आपने अपने बेटे को कई बार फांसी पर लटका दिया। आज मेरा आंख नहीं, शरीर का हर एक भाग रोता है। शायद मैं पता होता कि आपके परिवार में मेरा जन्म होता तो मैं खुदा से प्रार्थना करता कि आपके परिवार में मेरा जन्म ना हो। इस तरह की वातावरण जब चल रही थी तो भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिलने के लिए जेल आई और भगत सिंह की गाल को छूते हुए बोली, बेटा तुम पढ़ा लिखा विद्वान है लेकिन तुम्हारी मां अनपढ़ है।
आज एक माँ अपने बेटे से प्रश्न कर रही है, एक माँ अपने बेटे को फांसी पर झूलते हुए कैसे देखेगी? भगत सिंह अपनी माँ के कंधा पकड़कर बोले, रोना नहीं, तुम भगत सिंह की माँ है। रोना नहीं, भगत सिंह की माँ है। अगर तुम रो दोगी तो कोई माँ अपने बेटे को देश की आजादी के लिए फांसी पर झूलने नहीं देगी। माँ, हम 2 घंटा ज्यादा जिंदा नहीं है, तुम यहाँ से हंसते हुए चले जाओ। माँ बोली, क्या मेरा बेटा फांसी पर झूलेगा और हम हंसते हुए जाएं? इसलिए माँ, जब हमें फांसी दी जाए तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी माँ रो रही है। भगत सिंह की माँ जब झूठी मुस्कुराहट लेकर जा रही थी तो फिर वह रुक गई। भगत सिंह बोले, क्यों रुक गए? जब बेटा तुम्हें फांसी पड़ जाएगी तो फिर हमें वृद्धापन का सहारा कौन बनेगा? भगत सिंह बोले, देखो सैकड़ों की संख्या में नौजवान खड़ा है, सब भगत सिंह है। ए मेरे वीर जवानों, अपनी रोटी में से छोटा छोटा टुकड़ा भी तोड़कर माँ को दे देगा तो हमारी माँ की जिंदगी कट जाएगी। सारे नौजवान कहा, हम भगत सिंह हैं, हम रोटी देंगे। लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। एक वक्त ऐसा आया कि भगत सिंह की माँ काफी वृद्ध हो गई और चीखते रही, चिल्लाते रही। भगत सिंह की माँ की चीख की ओर ना जवान भारत के नौजवानों का ध्यान गया, ना भारत सरकार की ध्यान गई। अंत में भगत सिंह की माँ छटपटाते हुए मर गई। जब हम इतिहास के इस दास्तान को छूते हैं तो हमारी आंख नहीं, शरीर का हर एक भाग रोता है। भगत सिंह के घरवाले का कहना था कि भगत सिंह की शादी होनी चाहिए। उस जमाने की बात करते हैं जिस जमाने में शादी के वक्त लड़का या लड़की का इरादा नहीं पूछा जाता था, राय नहीं पूछा जाता था। जिस दिन शादी थी, भगत सिंह को कहा गया, आज आपको कहीं नहीं जाना है, आज आपकी शादी है। भगत सिंह शादी करते से इनकार कर दिए तो लड़की के परिवार वाले अपने घर को सजा चुके थे। लड़की के परिवार वाले अपने घर को सजा चुके थे, सारे मेहमान आ गए थे, बारात आने की इंतजार हो रही थी। और जब परिवार में पता चला कि कि लड़का शादी करने से इनकार कर दिया तो वह लड़की रोते हुए अपने परिवार के साथ भगत सिंह के पास आई। बोली कि हम नहीं कहते आप में हमसे ही शादी करें, हमसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा कोई मिल जाए उससे ही शादी कीजिए, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए हम में और हमारे परिवार में क्या कमी है। भगत सिंह बोले, आप में और आपके परिवार में कोई कमी नहीं। हम आपसे शादी करने के लिए इनकार किए, शायद आपको मालूम नहीं आपकी शादी एक क्रांतिकारी से हो रही है, कल हमें फांसी पड़ जाएगा तो फिर आपका क्या होगा। यह सोचकर हम शादी कर से इनकार किए हैं। लड़की बोली कि देश की आज़ादी बाद शादी करेंगे तो हम पक्का करेंगे। तो ठीक है, हम देश की आज़ादी तक आपका इंतजार कर लेंगे। फिर उस लड़की का इंतजार एक एक दिन एक एक दिन इंतजार में बदल रहा था और भारत के तकदीर में आ गया 23 मार्च 1931। जैसे भगत सिंह की फांसी की सजा की खबर भारत की धरती पाई तो भारत की धरती आंसुओं में तब्दील हो गई। लेकिन भारत की धरती पर एक परिवार थी, उस परिवार की बहती हुई आंसू को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उस आंसू की नाम थी खामोशी आंसू, खामोशी आंसू, खामोशी आंसू। वो लड़की रोते हुए सिर्फ इतना ही बोली, दुनिया वालों तुम ही बताओ इस मेरा क्या कसूर था, मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे। वह रोते हुए सिर्फ इतना बोली, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापन ऐसी भई, कोयला भई न राख। जय हिंद, जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 15, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। कुस्तुनतुनिया यूरोपीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इसी मार्ग से होकर सारे व्यापार होते थे। लेकिन जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो यूरोपीय व्यापार प्रभावित हो गया। एक तरह से यूरोपीय आर्थिक जीवन की सांसें रुक गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 16, पार्लमा कहाँ की संस्था थी? और ये संस्था फ्रांस की थी और इस प्रकार पार्लमा फ्रांस की संस्था थी। इसका काम था राजा की निरंकुशता पर रोक लगाना। क्वेश्चन नंबर 17, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है 5 मई 1818। कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था और यही इंसान था जिसने सर्वप्रथम एहसास किया कि दुनिया की सारी शक्ति मजदूरों के हाथ में है। कृषि कार्य हो या कोई निर्माण कार्य, मजदूर के बिना संभव नहीं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था, दुनिया का मजदूर एक हो। अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, लेनिन का संबंध किस देश से है? तो लेनिन का संबंध रूस से है। लेनिन का संबंध किससे है? तो रूस से। हम कह सकते हैं 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई इसे हम रूसी क्रांति के नाम जानते हैं। रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। रूसी क्रांति का नायक लेनिन था तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है।
रूस के शासक को जार कहा जाता था। इस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? अभी जस्ट इसका डिस्कशन किए हैं, जार इसका जस्ट डिस्कशन किए हैं। इसका सही आंसर है जार निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? इसका सही आंसर है फरवरी 1931। बात यह है कि फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद इंतजार कर रहे थे किसी का, और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद किसी का इंतजार कर रहे थे। यह खबर अंग्रेजी फोर्स को लग गई और अंग्रेज पुलिस अधिकारी नॉट अपना सेना लेकर वह इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क आ गया और इलाहाबाद की धरती पर चप्पे चप्पे पर अंग्रेजी फोर्स को खड़ी कर दी गई। जब यह अंग्रेजी फोर्स इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में प्रवेश की तो यहाँ पर एक शेर था जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। दोनों में मुठभेड़ जब शुरू हुई तो गोलियां क्राम 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 चल रही थी, मानो कि जैसे दिन में दीपावली हो। चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि मेरा नाम आजाद है, अंग्रेजी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं जो जिंदा चंद्रशेखर आजाद को पकड़ सके, तो अंग्रेजी फोर्स में इतनी ताकत नहीं चंद्रशेखर आजाद को गोली मार सके। जिस दिन मरने की बात होगी चंद्रशेखर आजाद अपनी गोली से मरेगा। लेकिन जब ये गोलियां चलने लगी तो एक वक्त ऐसा आया कि चंद्रशेखर आजाद के पास से गोली समाप्त हो गई। वह सिर्फ एक गोली बची जो चंद्रशेखर आजाद अपने लिए रखे थे। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद कल्फेट पार्क के धरती पर लेट गए और नाखून से सीने को फाड़ दिया धरती की। पूरे शरीर में मिट्टी लगाकर रोते हुए बोले, माँ जितना सेवा करना था किया, अब हम थक गए माँ, अपनी आंचल में हमें सोने दो। यह कहकर स्वयं गोली मार लिए। मरे हुए चंद्रशेखर आजाद पर ना जाने कई राउंड गोलियां चली। सीनियर पुलिस अधिकारी जूनियर पुलिस अधिकारी को कहता था जाओ आजाद मर गया इसे खींच कर लाओ। जूनियर पुलिस अधिकारी कहता था नहीं जाएंगे सर, अगर आजाद जिंदा होगा तो मेरा क्या होगा, क्या सस्पेंड कर दें? क्या सस्पेंड कर दीजिए सर, आप रात तक तो यही कहते थे मेरे जीने का एक ही मकसद है आजाद जिंदा या मुर्दा। जब आजाद आप जानते हैं मारा गया तो आप ही क्यों नहीं जाते? सीनियर पुलिस अधिकारी कहता था इसलिए नहीं जाते, कहीं आजाद जिंदा होगा तो मेरा क्या होगा। और इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद की जो मौत हुई, इस लाश पर काबू पाने में शाम बीत गई। पता नहीं इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये वृक्ष जिंदा है या नहीं, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में यह वृक्ष जिंदा है या नहीं, लेकिन आसपास के लोग यही कहते हैं कि इस वृक्ष के तने पर जो गोलियां का निशान है उसे छूने पर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क की जो वृक्ष थी इसकी पत्तियां मुरझा जाती थी, शायद रोते हुए कुछ कहना चाहती थी। हाँ, भारत की धरती पर एक बेटा था जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। मेरे जवान, आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।